नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने जा रहे हैं और हम 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वहाँ पर जो पहले एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो आगे हम बात करते हैं अगला कुछ क्वेश्चंस हम डेली का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 30 क्वेश्चन हमारे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि दूध इनमें से किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे दूध किसका उदाहरण है, हम लोग ये पहले कर चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध किसका उदाहरण है, निलंबन का, श्लेषी का, पायस का या फेन का। तो जल्दी से बताएं किसका उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है, दूध आपका पायस का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 का सी इज द राइट आंसर कि दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से Y2K किससे संबंधित है। अच्छा Y2K, तो Y2K किससे संबंधित होता है, तो आपका कंप्यूटर से, जिपर से, फ़ोन से या रेलवे से। तो Y2K का संबंध किससे, तो ये है आपका कंप्यूटर से। तो Y2K जो यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है। तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, नेपाल में या सिंगापुर में। तो इनमें से ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से सबसे ज़्यादा जो औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है वो आपकी सिंगापुर की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा है, ऑप्शन 3 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप दीर्घतम सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अच्छा, बौद्धिक संपदा का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जैसे पेटेंट करा लेना, कॉपीराइट इश्यू वगैरह, मतलब आपकी चीज़ें तो आप उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो यही बौद्धिक संपदा है। तो सबसे जो दीर्घतम सुरक्षा प्रदान करता है वो क्या होता है, पेटेंट होता है। 4 का बी इज द राइट आंसर कि आपने किसी चीज़ का पेटेंट करा लिया है तो आपकी वो चीज़ कोई चोरी नहीं कर सकता, मतलब कॉपी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसको मतलब ये दंड नहीं हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने के लिए जो सबसे दीर्घतम उपाय होता है वो आपका कौन सा होता है, पेटेंट। ऑप्शन 4 का बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो है जिसका नाम DBS है किस व्यवसाय में संलग्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है DBS, तो ये किसका व्यवसाय करती है, लेजर बियर का, शेयर्स का, चमड़े का या हीरे का। तो जल्दी से बताएंगे किसका करती है ये। ऑप्शन 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, तो हीरे का। तो DBS जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये किसका व्यापार करती है, तो ये हीरे का व्यापार करती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ब्रिटेन की सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली कार इनमें से कौन सी है। तो सदाबहार कार कौन सी कही जाती है, और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस है, फोर्ड है, बेंटले है या दामिनी है। जल्दी से बताएंगे। तो रोल्स रॉयस सबको पता ही है, लग्जरी गाड़ी है। तो ब्रिटेन की सदाबहार सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली कार कौन सी है, रोल्स रॉयस, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। आय तो बढ़ती है लेकिन क्या होता है कि आय का हिस्सा भी चला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, वो किस प्रकार का कर होता है कि मतलब आपने जितना कमाया है तो आय जितनी होती है उतना ही बड़ा हिस्सा भी चला जाता है। तो उसे बोलते हैं प्रगतिशील कर, समानुपातिक, परोक्ष कर या प्रत्यक्ष कर। जल्दी से बताएंगे। तो ये प्रगतिशील कर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं। हम किसको कहते हैं, तो जो आय के साथ बढ़ता है जैसे आपने जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो ये चीज़ें होती है, तो प्रगतिशील कर कहलाता है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा लौह अयस्क किसको निर्यात करता है, तो जापान को, अमेरिका को, फ्रांस को या जर्मनी को। तो जापान को करता है। 8 का इज द राइट आंसर। और इसका थोड़ा सा डेटा चेक कर लेना, 2021 का हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हो, लेकिन जापान को ही करता था। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपका बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं, डायरेक्ट टैक्स बिक्री कर नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें साधनों का जो निधान करना होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकारी सत्ता के द्वारा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के द्वारा, कीमत तंत्र के द्वारा, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या राइट आंसर आ जाएगा, सरकार और कीमत तंत्र दोनों के द्वारा ही क्या किया जाता है, विनिधान किया जाता है, जो आपकी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है के साधनों का, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा है। आर्थिक कल्याण, अगर आप कर आर्थिक कल्याण की जो परिभाषा है उसका सर्वोत्तम माप क्या होता है कि स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कौन सा है, स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रचलित कीमतों पर या राष्ट्रीय सकल उत्पाद, या प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखना इसको कि प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। तो व्यापारिक बैंकों की जो साख होती है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो जल्दी से बताएंगे, सबको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन 12 का डी इज द राइट आंसर कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका व्यापारिक बैंकों की साख का नियंत्रण करता है। सॉरी।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है। देखो, लघु जो एमएसएमई सेक्टर है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? कमजोरों को रोजगार प्रदान करना, या ये पारंपरिक है, या इनका प्रबंध करना आसान होता है, या इनको सरकारी सहायता मिलती है? तो जल्दी से बताएंगे कि ये बहुतों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। तो 13 का इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि बहुत लोगों को रोजगार प्रदान कराता है आपका एमएसएमई सेक्टर। आगे बात करते हैं, देखो हर एक जो पेपर आए हैं उनमें काली मिट्टी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? आपको सबको पता ही कि 14 का 20 द राइट आंसर महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? महाराष्ट्र है। सागौन किन वनों में पाया जाता है? देखो, सागौन की लकड़ी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो ये किन वनों में पाया जाता है? किस प्रकार के वनों में? शुष्क वन होते हैं, जौहरी वन होते हैं, भूमध्यरेखीय होते हैं, या मानसूनी वन होते हैं? तो जल्दी से बताएंगे। तो सागौन जैसे आपका मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये मानसूनी वन है। कैसा है भारत में? वैसे तो मानसूनी वन है। तो ध्यान रखेंगे कि 15 का 20 द राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से जोड़ों में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पादन करता है? तो खनिज तेल का उत्पादन भारत में से इनमें से कौन सा राज्य करते हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 16, असम और गुजरात आपका खनिज तेलों का उत्पादन करते हैं। इसी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? तो जो अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ जल्दी से बताएंगे, नई जो अभी हाल की शिक्षा नीति आई थी, और उससे पहले एक और नई शिक्षा नीति आई थी, वो कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा कौन है? 18 का क्वेश्चन। तो पीटी ऊषा तो सबको पता ही है, फेमस धाविका रही है। तो 18 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में हीरों की खानें किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो भारत में हीरे की खान कहाँ पर? आपको पता ही, पन्ना की खान बहुत फेमस है, तो मध्य प्रदेश में आपकी हीरो खान स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि जातियों के विकास का सिद्धांत। अच्छा, जातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने। तो जातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 21 कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो इन दाल में, दूध में, पालक में या मटर में, तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपका पालक में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है। पालक में प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी दूध वगैरह हो गया, मटर वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गया, इनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सबको पता ही होगा कि न्यूटन ने दिया था। ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन ने दिया था। 22 का सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 56 में, 80 में, 61 में? तो आपकी ये हुई थी, जल्दी बताएंगे, 24 का 1961 में। तो 24 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर, कि 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था उसे क्या कहते हैं? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, या संस्कृत आयोग? तो जल्दी से बताएंगे इसका। तो राधा कृष्णन आयोग जो था ये आपका स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रीय आयोग था शिक्षा को लेकर। तो 25 का सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन था? जब भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय वायसराय कौन था? सबको पता होगा, माउंट बेटन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो 26 का बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 27 क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? कब हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है? जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, या जब सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, उपरोक्त में से सभी? तो सभी हो जाएगा कि जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, या आप नागरिकता का परित्याग स्वयं कर देंगे, या सरकार आपसे नागरिकता छीन लेती है। तो तीनों ही कंडीशन में आपका, हम पॉलिटी के सेक्शन में इसको पढ़ चुके हैं, नागरिकता के बारे में जाइए वहाँ पर देख लेना कि पूरा का पूरा नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, NRI कौन होते हैं, OCI कौन होते हैं, PIOs कौन होते हैं। तो हम बाकायदा उसको पढ़ चुके हैं, तो उसको जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, उसमें जाकर देख लेना। आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। तो 28 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि 42वां संविधान संशोधन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में मौलिक कर्तव्यों में कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है? तो मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है? सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक या वैधानिक? जल्दी से बताएंगे। तो वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है, बाकी सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक तो ये सब है। ठीक है, वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी इज द राइट आंसर। बहुत फेमस किताब क्वेश्चन नंबर 30 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है, जल्दी से बताएं किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा जी ने। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू लिखी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी इज द राइट आंसर। 31 का है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में
अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की है? तो ये आपके हैं मैकाले। तो मैकाले समिति भी बनी थी, तो इनके बाद ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। 31 का बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने लगभग 30-31 क्वेश्चन आज खत्म कर लिए हैं। हम डेली की डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो आगामी एग्जाम्स है उसमें हमें हेल्प मिल सके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, इसको लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो। इसी तरीके से डेली के डेली एक सेट सॉल्व करो और अपनी नॉलेज को चेक करो कि हम कितना अभी पढ़े हैं, कितना पढ़ना बाकी है। और बाकी जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है बाकायदा, बिल्कुल मेन पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है कहीं, तो जाओ वहाँ पर पढ़ो, जाके बढ़िया से देखो। वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पॉलिटी के सारे लेक्चर पढ़ा दिए, कुछ बचे हुए हैं वो जल्दी से खत्म कर देंगे हम। अधिकतर 90% सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, लगातार पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।